Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद शहबाज शरीफ के मुंह से बस एक ही बात निकली, और क्या निकला कि बंद करो, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं। दोस्तों, शहबाज शरीफ की कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां भी दिखता है डोनाल्ड ट्रंप उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ के बारे में कुछ ऐसा बोला डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरे विश्व में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक और बात है, ये दोनों आतंकिस्तान की ये दोनों व्यक्ति एक और बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्या करूं, मैं मालिक का कुछ बोल भी तो नहीं सकता और कर्ज जो लेना है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हालात है शहबाज शरीफ का। बार बार बेइज्जती होने के बाद भी वो फिर से उसी दरवाजे पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कर भी तो नहीं सकता, कर्ज जो लेना है। तो कर्ज के चक्कर में बार बार जो है कटोरा लेके पहुंचा जाता है। लेकिन कटोरा लेके जब भी आप पहुंचेंगे आपकी बेइज्जती ही होगी। और ऐसा किया है किसने? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। देखो, पूरे विश्व में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? सिंपल सी और एक बात में कह दिया कि पाकिस्तान पीएम वुड हैव डाइड इफ आई हैडंट इंटरवीन्ड। अगर मैं दखल नहीं दिया रहता दोनों देशों के वॉर के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जब चला रहा था भारत, अगर मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करता तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी तक जीवित नहीं होते। दोस्तों, जब यह स्टेटमेंट आया तो कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है कि मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग, यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ और कहना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट अगर भारत के प्रधानमंत्री के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप बोल देता है तो क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोल सकते डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये लोग उस बात को मानते? दोस्तों, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन जो मन में था डोनाल्ड ट्रंप के, उसने बोल दिया और उसने सच्चाई बोली है। उसने क्या बोला कि अगर भाई मैं इंटरवीन नहीं करता तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होने का क्या मतलब है? पूरा पाकिस्तानी नहीं होता। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया था पहलगाम अटैक के बाद से, भारत ने क्लियर संकेत दे दिए थे, क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दे दिया था अपने आर्म फोर्सेस को कि भाई पाकिस्तान का हाल बेहाल कर देना है। दोस्तों, भारत ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है आतंकवाद के खिलाफ। उस पर भी चर्चा करूंगा वीडियो के अंत में। उस वीडियो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चर्चा क्या करूंगा? चर्चा करूंगा प्रहार पे। प्रहार किया है आतंकवाद पे भारत ने, और प्रहार है क्या, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। दोस्तों, एक और बात, अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया है पाकिस्तान के ऊपर। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान पे, और बहुत सारे मासूम बच्चों को, औरतों को, और जो सिविलियंस हैं उनकी जान ले ली गई। जबकि पाकिस्तान ये बोलता है हमने प्रिसाइज अटैक किया, लेकिन प्रिसाइज अटैक नहीं था दोस्तों। बहुत सारे सिविलियंस मारे गए और अफगानिस्तान ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया। और जवाब जब देना शुरू किया, पूरा डूरंड लाइन पे एक तरीके से दोनों तरफ से जो है गोलाबारी हो रहा है। दोस्तों देखो, कोई भी देश अगर वॉर लड़ता है, अगर पाकिस्तान जैसे देश की अगर हम बात करें तो उसकी इकोनॉमी एक तो पहले से ही गर्त में है, और दूसरा जो आस पड़ोस के जो देश हैं पाकिस्तान के, उन सब से दुश्मनी कर रखा है उसने। भारत से दुश्मनी, अफगानिस्तान से दुश्मनी। सिर्फ अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी होने के कारण जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट करता था, गुड्स का जो एक्सपोर्ट करता था, उसमें भारी गिरावट आई है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान फॉल 59% टू $228 मिलियन एमिड ट्रेड सस्पेंशन। दोनों देशों के बीच में विवाद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा गई। कितना लॉस हुआ? 59% का जो है एक्सपोर्ट में लॉस हुआ है। भारत के साथ तो ऐसे ही लॉस में चल रहा है, इसी तरह का ट्रेड हम नहीं करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो पूरी कोलैप्स है। इसीलिए वो जाता है बार बार ट्रंप के पास, कटोरा लेके जाता है, भीख मांगता है, लेकिन बदले में क्या मिलती है? बेइज्जती मिलती है। कुछ समय पहले आपने देखा था जब वो मीटिंग हुई थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला खड़े हो जाओ, तो चुपचाप खड़ा हो गया। तो इस तरह की बेइज्जती जो है बार बार शहबाज शरीफ की होती है, और उसको मजा आता है शायद, इसीलिए वो बार बार पहुंच जाता है। ये देखिए ना, ये अटैक किया अफगानिस्तान में। ये वही अफगानिस्तान है जिस पर बहुत लोग कब्जा करना चाह रहे थे। बहुत लंबे समय से अमेरिका ने कोशिश किया, लेकिन अगर आप टेरेन देखेंगे, अफगानिस्तान का जो टेरेन है, जो लैंडस्केप है, वो कुछ ऐसा है जहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर का वो लोग यूज करते हैं। और गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करके उन्होंने अमेरिका तक को जो है हालत खराब कर दिया था। इतिहास में जाऊंगा तो कभी आपको समझाऊंगा बेहतर तरीके से। लेकिन यहां पे ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ बैठकर इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। ये वही ईरान है जो अभी एक तरीके से मरने की कगार पे है, क्योंकि इजराइल और यूएसए दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि ईरान को इस बार जो है मजा देना है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ईरान जो है, ईरान के जो एम्बेसडर हैं वहां पे, ईरान टॉप डिप्लोमेट इन इस्लामाबाद कॉल फॉर डायलॉग एंड डी एस्केलेशन। उन्होंने बोला कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। क्या यही नीति आप अमेरिका के साथ नहीं अपना सकते? अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई आप आके टॉक कीजिए, हमारी बातों से एग्री कीजिए, आप क्या कीजिए, जो आप न्यूक्लियर वेपन आप बनाना चाहते हैं वो आप नहीं बनाइए। तो वहां पे तो बातचीत नहीं हो रही ईरान की। लेकिन ईरान यहां पे जो है दूसरे देश को, अपने साथी देश को, जो उसका साथी देश है पाकिस्तान, उसको जरूर समझा रहा है, अफगानिस्तान को समझा रहा है कि भाई तुम लोग आपस में बातचीत करो, बातचीत करके इस मसले का समाधान निकालो। लेकिन ईरान जो है अभी खुद ही वॉर में इंगेज होने जा रहा है।
दोस्तों पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि हर तरह से मार पीट रहा है उसको, हर तरह से पिटाई हो रही है उसकी। आपने देखा होगा इंग्लैंड के साथ जो अभी मैच हुआ, क्रिकेट मैच T20 वर्ल्ड कप में, हेनरी ब्रूक ने क्या किया? ब्रूक ने एक तरीके से हालत खराब कर दी। ब्रह्मोस है ये, और ये है नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस और ब्रह्मोस का क्या रिश्ता, ये आप सभी जानते हैं। तो शतकीय पारी खेली ब्रूक ने, और शतकीय पारी खेलकर ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जो क्या कहते हैं, रिजवान रीडिंग नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदूज इज वेरी स्पेशल फॉर मी। ऐसे लोगों को जवाब दिया है इस ब्रह्मोस ने। और पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में एक नया देश बनने जा रहा है। ये जो बलूचिस्तान है, ये मैप है बलूचिस्तान का दोस्तों, ये देख लीजिए। और जब बलूचिस्तान अलग हो जाएगा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान कितना ही बच जाएगा, इसके बारे में आप विचार कीजिए ना। पाकिस्तान की क्या ही हैसियत रह जाएगी अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए तो। इतना बड़ा प्रांत जो है, इतना बड़ा प्रोविंस जो है, वो अगर अलग हो जाए पाकिस्तान से तो क्या हालत हो जाएंगी। यानी कि क्रिकेट का मैच हो, अपने देश के अंदर की बात हो, इमरान खान का मसला तो चल ही रहा है, दूसरे देश से हो, हर जगह सिर्फ बेइज्जती ही बेइज्जती। और इधर भारत में, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए हुए हैं दोस्तों। उस पर जो है डिटेल एक एनालिसिस करेंगे कि इजराइल विजिट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्यों गए हैं। इजराइल इस समय एक सपोर्ट देख रहा है भारत की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इजराइल यूएसए ईरान से जो है एक बहुत बड़ा एस्केलेशन चल रहा है। इन दोनों में दो तरफ है, एक तरफ है हमारा ईरान और बाकी सारे इस्लामिक स्टेट्स मिडिल ईस्ट के, और एक तरफ है हमारा इजराइल और एक तरफ है यूएसए। इजराइल देख रहा है किसी भी तरह का सपोर्ट भारत से, और इस समय प्रधानमंत्री का इजराइल जाना, क्या ये कोई बड़ा संकेत है? इस पर भी चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। दोस्तों एक और चीज आपको बताते जाऊं, भारत ने प्रहार लॉन्च कर दिया है। प्रहार किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ। देखो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ हमारा, तो उसके बाद हमेशा प्रेस ब्रीफिंग होती थी, और प्रेस ब्रीफिंग में ये भारत के एक बड़े योद्धा ने एक लाइन बोली थी, भय बिना हुए ना प्रीत, भय बिनु हुए ना प्रीत। ये लाइन था कि व्हेन द ओशियन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हम्बल रिक्वेस्ट इवन आफ्टर 3 days, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया भगवान राम को, हमेशा विनती करने के बाद, लगातार 3 दिन विनती करने के बाद, लॉर्ड राम नाउ एंगर्ड एंड सेड देयर कैन बी नो लव विदाउट फियर, भय बिनु होए ना प्रीत। तो भय बनाने के लिए हमने प्रहार लॉन्च किया है। ये नरेंद्र मोदी का प्रहार है, इंडियाज फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। और ये क्या कहता है? जीरो टॉलरेंस एंड नो सेफ हेवन फॉर टेररिज्म इन इंडिया। भारत में किसी भी तरह का आतंकवाद को सह नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म। ये देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रहार लॉन्च कर दिया है। प्रहार है क्या, इसको समझिए आप ध्यान से। प्रहार की पॉलिसी क्या है? द पॉलिसी वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स व्हाइल होम मिनिस्टर अमित शाह हैड बीन द ड्राइविंग फोर्स, हैविंग फर्स्ट अनाउंस्ड द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस यूनिफाइड स्ट्रेटजी इन लेट 2024। 2024 में ही इसका ड्राफ्ट आ गया था। Document was formally unveiled and uploaded to the MHA official portal to mark its implementation. ड्राफ्ट पहले आया था, अभी इंप्लीमेंट हो चुका है। लेकिन ये है क्या? प्रहार है क्या? किसके खिलाफ है? The timing, the release on February 23, 2020 was strategic, coming just ahead of the government's self-imposed March 31, 2026 deadline to eliminate major internal security threats like left-wing extremism. आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत से पूरी तरीके से नक्सलिज्म को खत्म करने का टारगेट रखा था भारत सरकार ने। ये डेट कौन सा डेट है? 31 मार्च 2026। ये डेट रखा गया था भारत सरकार की तरफ से कि इस तारीख से इस तारीख तक भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस डेट के आने के पहले भारत ने प्रहार लॉन्च कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रहार लॉन्च किया। प्रहार का मतलब क्या है जरा समझिए। प्रहार इज इंडियाज फर्स्ट एवर यूनिफाइड डॉक्ट्रिन बेस्ड फ्रेमवर्क टू इंस्टीट्यूशनलाइज काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स अक्रॉस लैंड, एयर एंड सी। लैंड पे भी, एयर में भी और सी में भी, हर जगह प्रहार होगा। इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। A strict zero tolerance approach where no act of terror can be justified under any pretext, religion, ethnicity and nationality। किसी के नाम पे, चाहे धर्म के नाम हो, एथनिसिटी का नाम हो या फिर नेशनलिटी का नाम हो, किसी भी नाम पे किसी भी तरह का क्या टेररिज्म, टेरर एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देयर इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द टेररिज्म। ठीक है। द गोल टू क्रिमिनलाइज ऑल टेररिस्ट एक्ट्स एंड सिस्टमेटिकली स्टार्ट टेरर नेटवर्क ऑफ फंडिंग वेपन्स एंड सी हेवेंस बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। अंदर भी और बाहर भी, डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, हर जगह जो है हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगा दी है। अब इसके क्या है, 7 पिलर्स हैं। प्रहार का क्या पिलर्स है? प्रहार में 7 पिलर्स है। 7 पिलर्स को भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच होगा। इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सब जो है आपस में डेटा शेयर करेंगे। सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा।
मान लो पुलिस है ना, हमारी रॉ है, हमारे जितने भी इंटेल सोर्सेस हैं वो सब जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके इनके खिलाफ काम करेंगे। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट रिस्पांस, टेरर रिस्पांस इन्वॉल्व मल्टीपल एजेंसी विद एसओपीज इंश्योरिंग सीमलेस कोऑर्डिनेशन एंड फॉलो अप। एसओपीज बनेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। क्यों बनाएंगे? ताकि एक एसओपी होगा तो उसके तहत काम किया जाएगा टेरर के खिलाफ। तीसरा, एग्रीगेटिंग कैपेसिटी, एजेंसीज आर इक्विप्ड विद मॉडर्न टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइज इफेक्टिव एक्शन। पता चले कि हमारे फोर्सेस जो है लड़ने जा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन हमारे जो वेपन्स हैं वो उतने मॉडर्न नहीं है, उतने एडवांस नहीं है, तो फिर तो हम मात खा जाएंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश है इस पॉलिसी के तहत कि हमारे वेपन्स जो है, हमारे जो टूल्स हैं वो उनको बहुत एडवांस बनाया जाए, उनको मॉडर्न बनाया जाए, उनको जो है हम लोग नए नए जो है टेक्नोलॉजी को लाकर उसको और एडवांस बनाए, ताकि हम जो है अगर कभी भी कॉम्बैट हो तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ह्यूमन राइट्स, देखो जब भी एंटी टेरर लॉज जो हैं अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स एंड अडहियर टू द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी को अडहियर किया जाएगा और फंडामेंटल राइट्स को भी अडहियर किया जाएगा। कभी भी अगर कॉम्बैट ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट और रूल ऑफ लॉ दोनों का ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं कि जो है आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज हैं, उनको वायलेट करके जो है आप किसी भी जो है कॉम्बैट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट इनका भी ध्यान रखना है। फिर काउंटर रेडिकलाइजेशन, आपने देखा हो कि बहुत जगह पे क्या होता है, लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है और मैनिपुलेट ब्रेन वॉश करके उनको किसी ना किसी आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनका लिंकअप करा दिया जाता है। इसको ध्यान में रखने के लिए काउंटर रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन को खत्म करने की बात की जा रही है। रिकवरी एंड रेजिलियंस भी होगा। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू इंश्योर कम्युनिटी सपोर्ट, रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिवेंटिव सिक्योरिटी पोस्ट अटैक्स। सबका सपोर्ट होना चाहिए, सोसाइटी का सपोर्ट होना चाहिए। सबके सपोर्ट से क्या करेंगे, हम आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन तो रहेगा ही। भारत की जो एजेंसी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी क्या करेंगे, लिंकअप करेंगी, डेटा को शेयर करेंगी और आतंकवाद को खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि आतंकवाद जो है वो सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड में अगर आप टेररिज्म इंडेक्स पे अगर देखेंगे तो आतंकवाद में भारत बहुत बड़ा प्रताड़ित है। भारत बहुत ज्यादा जो है उससे भारत विक्टिम है, टेररिज्म का विक्टिम है भारत। लंबे समय से पिछले 40 सालों में हमने जो है आतंकवादी घटनाओं को देखा है। तो इसको देखने के लिए अभी जो है भारत ने क्या किया, एक पूरा पॉलिसी बना दिया, पूरा फ्रेमवर्क बना दिया और इसी फ्रेमवर्क से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हैंडल करेंगे, इस प्रॉब्लम को, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब प्रहार का फुल फॉर्म क्या है? पी का मतलब होता है प्रिवेंशन, रेस्पॉन्स, एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज, अटेन्यूएटिंग कंडीशंस, अलाइनिंग ग्लोबल एफर्ट्स और रिकवरी एंड रेजिलियंस। ये प्रहार का फुल फॉर्म है और सबके मीनिंग्स है। समझ में आ रही है आपको बात दोस्तों? और आगे अगर आपको बताऊं मैं तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि देखा जा रहा है कि भारत में अलकायदा हो, ISIS हो, इनके जो एक तरीके से स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हैं। तो स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करना और स्लीपर सेल को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके जो हैंडलर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके भारत से इनको हटाना है। जब तक हम इनको हटाएंगे नहीं, ये लोग क्या करेंगे, भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी को हमेशा कुछ ना कुछ दिनों पे जो है अंजाम देते रहेंगे। साथ ही साथ रेडिकलाइजेशन, ब्रेन वॉशिंग करना और सबको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करके ये लोगों को जो इस सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। और जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है, ये देखो ना, ये सारे लीडर्स हैं, ये सारे लीडर्स के नाम है जो अभी क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्टिव हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब एक्टिव हैं, इन सब के नाम देख लो एक बार आप। समझ में आ रही है बात? फिर जो है हमारे पास UAPA भी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। ये भी हमने बताया था कि ताकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनको जो है इंटरनल सिक्योरिटी है उसको हम लोग क्या कर सके, सिक्योर कर सके। इंटरनल सिक्योरिटी को जो है एक तरीके से पाने के लिए हमने जो है UAPA भी लॉन्च किया था। अब देखो आज के समय में जो टेररिज्म है उसका फॉर्म बदल चुका है, टेररिज्म का फॉर्म बदल चुका है, यानी कि अभी केमिकल वेपन का ज्यादातर यूज होता है, बायोलॉजिकल वेपन का यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल के साथ रेडियोलॉजिकल के साथ जो है न्यूक्लियर, हर तरह के जो है अलग अलग जो है एक्सप्लोसिव, डिजिटल मटेरियल्स का यूज हो रहा है, ऑनलाइन मटेरियल्स का यूज हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड का यूज कर रहे हैं, AI का यूज कर रहे हैं। इन सब का यूज करके जो है अभी टेररिज्म अपना फॉर्म बदल दिया है। अभी जो है आप बंदूक से एक साथ 10 लोगों को मार सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल वेपन का यूज कर ले, बायोलॉजिकल वेपन का यूज कर ले, तो आप एक साथ लाखों लोगों को मार सकते हैं, लाखों लोगों को आप मार सकते हैं। तो अभी फॉर्म चेंज कर दिया है टेररिज्म ने। इन सब के खिलाफ जो है हमने एक फ्रेमवर्क रेडी किया है, ताकि जो है नए जमाने में अगर नए तरीके से लोग आतंकवाद को फैला रहे हैं तो हमारी नीतियां भी वैसे ही बननी चाहिए। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये लोग हम पे हावी पड़ जाएंगे। इसीलिए अपडेट और अपग्रेडेशन दोनों जरूरी है हमारे फोर्सेस के लिए। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है? तो इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है कि भाई हम लोग एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनाएंगे, JTFI बनाएंगे। JTFI का मतलब क्या है? ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस। इन सबको बना के हमने क्या किया है, ये इंप्लीमेंटेशन करने की एक रणनीति बनाई है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है। मल्टी एजेंसी सेंटर भी होगा और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस भी होगा, और इन सब के मदद से जो है हम लोग टेररिज्म को जो है काउंटर करेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से 3 टेररिस्ट को हमने पकड़ा और उनको जो है नॉकडाउन भी किया, और उन सब पे जो है 5 लाख का इनाम भी था, 5 लाख का इनाम भी था उसके सर पे, जिस आतंकवादी को हमने मारा। फिर आपने कुछ दिन पहले देखा कि भाई कैसे तमिलनाडु से, साउथ ऑफ इंडिया से
वेस्ट बंगाल से बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, जो इन सारे एक्टिविटीज में पाए गए थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज में। और इन सबको गिरफ्तार करने के बाद हमें यह भी पता चला कि ये किसी के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे, मतलब एक कोई व्यक्ति था जो इन सबको जो है ऑपरेट कर रहा था। इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग डिजिटल मीन्स का यूज कर रहे हैं। डिजिटल मीन्स का यूज करके एक तरीके से समाज में रेडिकलाइजेशन, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। जो है पुलिस ने इसको, दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनके हैंडलर्स के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की एक नई नीति आई है जिसका नाम है प्रहार। और प्रहार को लॉन्च करके हमारा एकमात्र मकसद है कि भारत से आतंकवाद को खत्म करना। भारत सरकार ने एक और डेडलाइन रखा था 31 मार्च 2026, ये डेडलाइन रखा था नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए, जिसको हमने लगभग अचीव कर लिया है। दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, छत्तीसगढ़ का रीजन हो, ओडिशा का रीजन हो, मध्य प्रदेश में हो, हर जगह से लगभग नक्सलवाद अब जीरो हो गया है। जो नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग के, उसको अब हमने खत्म कर दिया है। अब बारी है आतंकवाद की, और आतंकवाद के लिए हमने जो है एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसको भेद पाना मुश्किल होगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा।